नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। आवास योजना के लिए आर्थिक मदद जारी, पीएम मोदी बोले हर गरीब को घर देना हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज करीब 6 लाख लाभार्थियों को आर्थिक राशि जारी की गई है। केंद्र की ओर से 2022 तक हर गरीब को घर देने की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत ये मदद दी जा रही है। आवास योजना के तहत देश के गांव की तस्वीर बदल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 6 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 2700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध नागरिकों के आत्मविश्वास से है। इसी के साथ अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को डबल खुशखबरी, बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ आएगी सैलरी। देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स के खाते में जल्द ही उनका हक आने वाला है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी कर दी है, साथ ही महंगाई राहत आरडी को भी बहाल कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी की ये डबल डोज जनवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ अगली खबर, किसानों के साथ बैठक में सरकार ने कहा कृषि कानून वापस नहीं ले सकते। एनआईए की कार्रवाई पर संज्ञान लेने की बात कही। सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में जारी। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं कि 3 कृषि कानून रद्द किए जाएं। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा कि वे कानून वापस नहीं ले सकते हैं क्योंकि देश के ज़्यादातर हिस्सा इसके पक्ष में है। वहीं किसान नेताओं ने कानून वापस लेने की मांग दोहराई। सूत्रों के मुताबिक किसान नेताओं ने एनआईए की कार्रवाई और शिमला में कुछ किसान नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। इस पर सरकार ने संज्ञान लेने का भरोसा दिया है। बैठक में शामिल होने विज्ञान भवन पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज कहा, हम बैठक और आंदोलन भी करेंगे। किसान यहां से वापस नहीं जाएंगे जब तक एमएसपी पर कानून, 3 कानूनों की वापसी और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे। इसी के साथ अगली खबर, यूपी पूर्वांचल के इन जिलों में सुधरेगी बिजली की हालत। 2000 करोड़ रुपए से अधिक होंगे सब स्टेशन में खर्च। इस साल यूपी के प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर समेत पूर्वांचल के जिलों में बिजली सुधार की उम्मीद है। 7 जिलों में सब स्टेशन निर्माण और अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइन बनाने पर 2000 करोड़ से अधिक का खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन 7 जिलों में 132 केवी और 240 केवी के 8 नए सब स्टेशन बना रहा है। अधिकतर सब स्टेशन इसी साल लागू होने की उम्मीद है। इसके अलावा फॉल्ट या अन्य कारणों से सप्लाई बंद होने पर उत्पादन केंद्रों से बिजली आपूर्ति बहाल रखने के लिए सैकड़ों किलोमीटर हाई टेंशन लाइनें बिछाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्वांचल डिवीजन सभी काम कर रहा है। यूपी पीटीसीएम के मुख्य अभियंता AK जायसवाल ने बताया कि निर्माणाधीन सब स्टेशनों के लागू होने पर कई जिलों का बिजली संकट दूर होगा। इसमें प्रयागराज में शहरी दक्षिणी 1/3 आबादी को राहत मिलेगी। इसी के साथ अगली खबर, गुरुग्राम में हुई ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल। आज तय हो सकता है गणतंत्र दिवस पर होने वाली ट्रैक्टर रैली का रूट। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। गुरुग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुधवार को पालम बिहार एरिया में ट्रैक्टर रैली रिहर्सल कर इसकी एक झलक दिखाई गई। वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों के नेता 26 जनवरी को प्रस्तावित अपनी ट्रैक्टर रैली के लिए रूट और इंतजामों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसी के साथ अगली खबर, चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका। टीएमसी विधायक अरिदम भट्टाचार्य बीजेपी में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की एक और बड़ा झटका दिया है। टीएमसी के विधायक अरिदम भट्टाचार्य ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। पिछले महीने ही शुभेंद्र अधिकारी सहित टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब गृह मंत्री बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया था कि चुनाव आने तक ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। इसी के साथ अगली खबर, तिब्बत और चीन की दुखती रग छेड़ते ही चिल्लाया और युद्ध की दे डाली धमकी। कश्मीर और उत्तर पूर्व की याद दिला बदले की भी दी चेतावनी। तिब्बत पर जबरन कब्जा जमा कर यहाँ के निवासियों की आज़ादी और संसाधन छीन चुका चीन इसका नाम लेते ही बौखला उठता है। तिब्बत उसके लिए किस तरह दुखती रग है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ भारतीय विशेषज्ञों की ओर से भारत सरकार को तिब्बत कार्ड
खेलने का सुझाव देते ही चीन इतना बेचैन हो गया कि उसने युद्ध की धमकी तक दे डाली। उसने कहा कि यदि अमेरिका का साथ मिलकर भारत ने तिब्बत का मुद्दा उठाया तो दोनों देशों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चीन सरकार और कम्युनिटी पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चेतावनी देते हुए कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि वह एक तरफा यह नहीं कह सकता है कि यह भारत का इलाका है। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडी के रिसर्च सेंटर फॉर चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन के सेक्रेटरी जनरल लियू जोगई ने उत्तर पूर्व में अलगाववाद की याद दिलाकर बदले का डर दिखाने की भी कोशिश की। इसी के साथ अगली खबर, संसद का बजट सत्र 30 जनवरी को होगी सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। संसद के आगामी बजट सत्र के मद्देनजर 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो, जिसमें सरकार सत्र संबंधी कामकाज के सभी दलों को अवगत कराएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह बैठक डिजिटल माध्यम से होगी और इस सिलसिले में सभी दलों के सदन के नेताओं को सूचना दे दी गई है। इसी के साथ अगली खबर, पड़ोसियों का संकट मोचक, भारत 7 समुद्र पार भी भेजेगा मदद। इस देश ने पीएम मोदी से मांगी मदद। कोरोना के इस संकट काल में भारत अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन मुहैया कराकर न सिर्फ पड़ोसी धर्म निभा रहा है बल्कि मानव धर्म की मिसाल भी कायम कर रहा है। भारत सरकार ने आज से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को अनुदान सहायता के तहत गिफ्ट के तौर पर कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है। भारत के इस सहयोग की भावना को देखते हुए अब 7 समुद्र पार के देश भी वैक्सीन के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। कैरिबियाई देश डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर वैक्सीन के लिए मदद की अपील की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैश्विक महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन की 70,000 खुराक मांगी है। इसी के साथ अगली खबर, शादीशुदा का दूसरे के साथ संबंध रखना अपराध नहीं माना जाएगा। लिविंग रिलेशनशिप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिविंग रिलेशन पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिविंग रिलेशन नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह जिस पुरुष के साथ रहती है वह आईपीसी की धारा 494, 495 के तहत अपराधी है। कोर्ट ने कहा कि परमादेश विधिक अधिकारों को लागू करने या संरक्षण देने के लिए किया जा सकता है, किसी अपराधी को संरक्षण देने के लिए नहीं। यदि अपराधी को संरक्षण देने का आदेश दिया गया हो तो यह अपराध को संरक्षण देना होगा। न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कानून के विरुद्ध नहीं कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादीशुदा महिला के साथ धर्म परिवर्तन कर लिविंग रिलेशन में रहना भी अपराध है और इसके लिए अवैध संबंध बनाने वाला पुरुष अपराधी है। ऐसे संबंध वैधानिक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जो कानूनी तौर पर विवाह नहीं कर सकते उनका लिविंग रिलेशन में रहना, एक से अधिक पत्नी या पति के साथ संबंध बनाना भी अपराध है। ऐसे लिविंग रिलेशन को शादीशुदा जीवन नहीं माना जा सकता है और ऐसे लोगों को न्यायालय से संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी एवं न्यायमूर्ति डॉक्टर बीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हाथरस के शासनी थाना क्षेत्र निवासी आशा देवी व अरविंद की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।